हेलो एवरीवन, पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 3 स्पेक्ट्रम की बुक चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट। एंड इसमें हमने जो 5 पार्ट पहले कवर किए हैं चैप्टर 3 में, वो हमने जो है स्लाइड्स टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया, वहाँ पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, फोकस एंड विन के नाम से ही है टेलीग्राम चैनल भी। ठीक है, एंड अब हम बात कर लेते हैं सोसाइटल सेटअप की। तो यहाँ से आज का हमारा चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट उसमें आता है मैनी कास्ट्स एंड मैनी सेक्ट्स। तो इसमें क्या है कि 18th सेंचुरी में हम देखेंगे कि सोसाइटी कैसी थी। एंड इंडिया वाज करेक्टराइज्ड बाय द ट्रेडिशनल आउटलुक एंड स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेंट हो चुकी थी उस टाइप पे इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और ट्रेडिशनल तो थी ही, मतलब उनका जो आउटलुक था वो एज अ ट्रेडिशनल वाला ही था। ठीक है, प्लस स्टेगनेट थी, रुकी हुई थी, मतलब प्रोग्रेस नहीं कर रही थी उस टाइम पे। एंड दो देयर एग्जिस्टेड ए सर्टेन डिग्री ऑफ ब्रॉड कल्चरल यूनिटी उस टाइम पे फिर पैदा होती है, जो कि फिर आगे जाके डिवाइड हो जाती है बाय द कास्ट, रिलीजन, रीजन, ट्राइब एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब पॉइंट से जो हमारी सोसाइटी है इनमें बढ़ जाती है। ठीक है, रीजन, ट्राइब एंड लैंग्वेज। एंड उसके बाद जो फैमिली सिस्टम होता है वो पैट्रियार्कल होता है, एंड जो कास्ट होती है वो उसका सेंट्रल फीचर होती है। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें, किसकी, हिंदूज़ की, तो ये हिंदूज़ की अगर सोशल लाइफ की बात करें तो जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल फीचर होती है। उसके अराउंड जो है वो आपका फैमिली सिस्टम जो है वो मूव करता है, जो कि मेनली पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। ठीक है, पुरुष प्रधान सोसाइटी जिसको बोलते हैं हिंदी में। अपार्ट फ्रॉम द 4 वर्णास, जब हम हिंदूज़ की बात करते हैं तो 4 वर्णास जो है वो उसमें आते हैं मेन। तो हिंदूज़ इसमें जो है वो 4 उसमें सब कास्ट में डिवाइड किए हुए हैं। तो ये सब आपको पता ही है, जो कि जातिस भी जिनको बोला जाता है। एंड विच वो परमानेंटली फिक्स्ड देयर प्लेस इन द सोसाइटल स्केल। तो ये एक तरह से फिक्स कर दिए जाते थे। ठीक है, एंड इंटर कास्ट मैरिजेस एंड इंटर डाइनिंग अमंग नंबर ऑफ द डिफरेंट कास्ट जो थी वो नहीं होती थी उस टाइम पे। ठीक है, अब जो इंटर कास्ट मैरिजेस हैं वो अब ज़्यादा प्रचलन में चल रही है, पहले उस टाइम पे इतनी नहीं हुआ करती थी। दो द चॉइस ऑफ द प्रोफेशन वॉज मेनली डिटरमाइंड बाय द कास्ट कंसिडरेशंस एंड acceptance occurred on the large scale, making caste status quite fluid in some parts of the country। तो उस टाइम पे जो था प्रोफेशन ही सब कुछ देखा जाता था। कास्ट जो थी वो प्रोफेशन के बेस पे देखी जाती थी कि जिसका अच्छा प्रोफेशन होता था उसको अपर कास्ट का मान लिया जाता था, एंड जो लो प्रोफेशन के होते थे उनको लोअर कास्ट का मान लिया जाता था। इसको रब कर देती हूँ, अभी इसी में ही चल रहा है आपका। ठीक है, एंड उसके बाद जो कास्ट काउंसिल होती थी, पंचायत होती थी, वो कास्ट के नॉर्म्स जो है एंड रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन वो बनाया करती थी। तो कौन कौन बनाता था? कास्ट काउंसिल्स, पंचायत्स। तो ये जो है वो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कास्ट सिस्टम के ये दिया करते थे सोसाइटी में। ठीक है, इवन दो द इस्लाम इंजॉय द सोशल इक्वालिटी ऑन द मुस्लिम्स, दे वर टू डिवाइडेड बाय द कंसिडरेशन ऑफ द कास्ट, रेस, ट्राइब एंड स्टेटस। तो मुस्लिम्स में भी ये सब कुछ डिवाइडेड हुआ करते थे। एंड रिलीजियस कंसिडरेशन जो थी सिर्फ इसी चीज़ में नहीं थी, बल्कि जैसे मुस्लिम्स में सुन्नी एंड शिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम also the Irani, Afghan, Turani, Hindustani Muslims nobles and officials apart from each other। ये सब मतलब सिर्फ यही नहीं थे, लेकिन उनके रीजनल उनसे भी ये डिवाइडेड थे। जैसे ईरानी, अफ़गान मैंने आपको बताया, तुरानी हो गए, हिंदुस्तान मुस्लिम्स हो गए, इन सब से भी ये डिवाइड थे। ये मुस्लिम्स की बात चल रही है। तो जैसे शरीफ मुस्लिम्स, अब शरीफ मुस्लिम्स आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसमें बताएंगे कि ये थे, ये नोबल्स थे, स्कॉलर्स थे, प्रीस्ट थे। ठीक है, प्रीस्ट थे, आर्मी अफेयर्स को देखा करते थे, एंड ऑफन लुक डाउन अपॉन द अजरफ मुस्लिम्स, या फिर जिनको लोअर क्लास मुस्लिम्स भी बोला जाता था।
ठीक है, इन अ मैनर सिमिलर टू द वे ऑफ हायर कास्ट इन द हिंदूज ट्रीटेड, जैसा कि वो लोअर कास्ट को ट्रीट करते थे। तो उसी प्रकार से मुस्लिम्स में भी जो शरीफ मुस्लिम थे वैसे ही ट्रीट करते थे, एज ये अपर कास्ट की तरह इनको देखा जाता था, एंड अजलफ जो है उनको लोअर कास्ट के तरीके से देखा जाता है, एंड ट्रीट भी उसी तरीके से किया जाता था जैसे हिंदूज में होता है। जो अपर कास्ट वाले हैं वो कैसे रूटली जो है वो लोअर कास्ट हिंदूज को ट्रीट करते थे, ठीक है। एंड रिलीजियस कन्वर्जन्स अकर्ड उस टाइम पे भी हुआ करती थी। कास्ट प्रूव टू बी द मेजर डिसाइसिव फोर्स हुआ करती थी उस टाइम पे भी, ये कास्ट जो थी डिसाइसिव फोर्स का काम करती थी, एंड एलिमेंट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन इन द 18th सेंचुरी। तो कास्ट जो है वो शुरू से ही एक तरीके से डिवाइड का काम करती है जो भी सोसाइटी में उस टाइम हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में वुमेन की पोजीशन कैसी थी? तो अभी हमने देखा कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, और पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन की कंडीशन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे पूरे भारत में, नॉर्थ में भी साउथ में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, एक्सेप्ट द केरला में नहीं थी, ठीक है। सम सोशल ग्रुप जो थे वो केरला में इसको फॉलो नहीं करते थे, एंड वुमेन प्रोसेस लिटिल इंडिविजुअलिटी ऑफ देयर ओन, वो खुद से ही अपना सब काम वगैरह किया करती थी और उनका ही राज चला करता था। ये केरला की बात है, ठीक है। वाइल द अपर क्लास वुमेन रिमेन्ड एट होम। अब जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में भी जो मतलब अपर क्लास की जो महिलाएं थी वो घर पर ही रहती थी, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, एंड लोअर क्लास की जो वुमेन्स थी वो फील्ड्स में काम करती थी, ठीक है, घर का गुजर बसारा करने के लिए, एंड आउटसाइड देयर होम्स वहाँ जाती थी, एंड सप्लीमेंटिंग द फैमिली इनकम। जैसे कि पुरुष भी जाते थे काम करने के लिए तो वुमेन्स भी उनके साथ काम करने के लिए जाती थी, ताकि 2 पैसे आ जाएं और वो अपना गुजारा से अच्छे से कर सके। सर्टेन आउटडेटेड एंड एक्सप्लॉयटेटिव सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन थे, जो जैसे कि पर्दा सिस्टम हो गया, आपका सती सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गई, पॉलीगैमी हो गई, ठीक है। तो ये जो थी ये भी जो है जो वुमेन्स की प्रोग्रेस में हिंड्रेंस का काम किया करती थी। तो ये हमारे क्या हो गए, जो आउटडेटेड सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। उसके बाद द इविल ऑफ डोरी वॉज स्पेशली वाइड स्प्रेड। ये कहाँ पर थी? बंगाल एंड राजपूताना। तो डोरी सिस्टम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चला करता था। तो राजस्थान में तो अभी भी ऐसा माना जाता है कि ये अभी भी प्रेवलेंट है। तो हालांकि इतने केस जो है मीडिया सामने नहीं ला पाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चल ज़रूर रहा होगा अभी भी, ठीक है। तो बंगाल एंड राजपूताना में ये डोरी सिस्टम तो अभी हर जगह पे ही है। मैं सोचा ये सत्ती की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डोरी सिस्टम तो अभी भी हर जगह पर चल रहा है। बंगाल एंड राजपूताना में ये काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। सेंसिटिव इंडियंस वर ऑफन टच्ड बाय द हार्ड एंड द हार्श लाइफ ऑफ द विडोज़ की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। एंड राजा सवाई जय सिंह ऑफ अंबर एंड मराठा जनरल परशुराम बाहू ट्राई टू प्रमोट द विडो रीमैरिज, लेकिन वो फेल हो चुके थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से राजा ने जो है वो ट्राई किया था कि इनकी पोजीशन को अच्छा किया जा सके विडो रीमैरिज के लिए। तो राजा सवाई जय सिंह, ये कहाँ के? अंबर के, एंड मराठा जनरल जिनका नाम था परशुराम भाऊ, ठीक है। इन दोनों ने जो है विडो रीमैरिज की बात की है, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, फेल हो गए थे इस चीज़ के लिए कि वो इसको सुधार सके, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं स्लेवरी की, मिनेंस ऑफ स्लेवरी। तो जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, जो कि 17th सेंचुरी में आए थे भारत के अंदर, उन्होंने स्लेव्स के प्रचलन को जो है वो स्टार्ट किया था। एंड इट वाज बिलीव दैट सम पीपल कंपेल्ड टू सेल देयर ऑफस्प्रिंग ड्यू टू द, उनकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए वो फोर्स करते थे कि वो अपने बच्चों को बेचे एज अ स्लेव। तो ये किसके कारण हो रहा था? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, ठीक है। फेमाइंस आई हुई थी उस टाइम पे, तो वो फीड नहीं करवा पा रहे थे अपने बच्चों को, ठीक है, खाना वगैरह नहीं दे पा रहे थे। तो नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो सेल कर देते थे अपने बच्चों को स्लेवरी के लिए। एंड जनरली हायर
हायर क्लासेस ऑफ राजपूत्स, खत्रीस एंड कायस्थास केप्ट स्लेव वुमेन फॉर डोमेस्टिक वर्क। तो ये जो थे स्लेव वुमेन से रखा करते थे किस चीज़ के लिए, घर का काम करवाने के लिए, डोमेस्टिक वर्क के लिए। तो ये स्लेव जो है इनके पास क्योंकि ये हायर क्लास थी तो ये रख सकते थे काम करवाने के लिए, तो ये स्लेवरी ऐसे भी यहाँ पे इंडिया में चलती थी। द स्टेटस ऑफ द स्लेव्स इन इंडिया वॉज बेटर देन इन द यूरोप। तो इंडिया में जो स्लेव थे वो बेटर कंडीशन में थे एज कम्पेयर टू यूरोप, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक घर का काम ही करवाते थे और कुछ नहीं करवाते थे। स्लेव्स वर यूजली ट्रीटेड एज अ हेरिडिटरी सर्वेंट रादर देन द जो उनके सेवक होते हैं, ठीक है। एंड मैरिजेस टुक प्लेस अमंग द स्लेव्स, मतलब मैरिजेस भी स्लेव्स के अंदर ही हुआ करती थी। एंड द ऑफस्प्रिंग्स कमिंग आउट ऑफ सच वेडलॉक्स वर कंसिडर्ड फ्री सिटीजन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री सिटीजन्स किसे बोला जाता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा लिया जाता है। तो जो स्लेव्स होते थे उनमें जो मैरिजेस होती थी, उनके जो बच्चे होते थे, तो उनको जो है फ्री सिटीजन्स कंसीडर किया जाता था, ठीक है। फिर जब यूरोपियंस भारत में आना स्टार्ट हो गए तो स्लेवरी की जो हाइट है मतलब वो जेनिट पे थी, बहुत अपेक्स लेवल पे पहुंच गई थी। और स्लेव ट्रेड जो है भारत में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी जो वो परचेज करके ले जाती थी स्लेव्स को फ्रॉम द मार्केट ऑफ बंगाल, आसाम, बिहार एंड यूरोप में ले जाती थी एंड अमेरिकन मार्केट, क्योंकि अमेरिका में भी उनकी कॉलोनीज होती थी तो ये वहाँ पे ले जाके इनसे काम करवाया करते थे, ठीक है। उसके बाद जो मतलब एक मिनट, ये हबशियन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, हबशियन जो स्लेव्स हुआ करते थे वो सोल्ड किया जाता था कहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहाँ पे सोल्ड किए जाते थे, तो ये सूरत, मद्रास, क्योंकि अब वो बाहर से भी लेके आते थे जो यूरोपियंस थे ना स्लेव्स, मतलब अफ्रीका वगैरह से। तो ये जो हबशियन जो स्लेव्स थे ये कहाँ पर भारत में बेचे जाते थे, सूरत, मद्रास एंड कलकत्ता वाले रीजन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डेवलपमेंट इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर। तो ये देख लेते हैं, ये जो था सारा स्लेवरी के ऊपर था जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट इन द आर्ट एंड द आर्किटेक्चर एंड कल्चर। तो डिक्लाइन, जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन होता है वैसे ही कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर इन सब में डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। एंड मुगल फोर्स टैलेंटेड पीपल टू सीक अ पैट्रनेज ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश स्टेट कोर्ट्स लाइक द हैदराबाद हो गया, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर, इन सब में जो था मुगल्स के टाइम पर काफ़ी अच्छा ये आर्ट वर्क चल रहा था, ठीक है। जैसे कि लखनऊ में अगर हम बात करें तो असफ उद्दौला, इन्होंने बिल्ट किया था क्या, बड़ा इमामबाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है बड़ा इमामबाड़ा किसके द्वारा बिल्ड किया गया। तो असफ उद्दौला कब, 1784 में। ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर है, लखनऊ। तो यहाँ से आपका 1-2 नंबर पक्के, तो ये आप इसको लर्न कर लीजिए। एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में, जैसे कि हमने पहले ही बात की, सवाई जय सिंह, उन्होंने जयपुर जो है पिंक सिटी उसको फाउंड किया था, ठीक है, बनाया था उनको। एंड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ पे दी थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहली बात किसने दी थी और कहाँ कहाँ पे दी थी, ठीक है। तो पहले ये याद रखना है, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी, मतलब फाउंड किया था उसको, पिंक सिटी को, ठीक है। और 5 एस्ट्रोनॉमिकल जो साइट्स थी, ऑब्जर्वेशन थी, कहाँ कहाँ पे दी थी, दिल्ली में, जयपुर में, बनारस, ठीक है, बनारस, मथुरा एंड उज्जैन, ठीक है। एंड इन्होंने ऑल्सो प्रिपेयर किया था सेट ऑफ टाइम टेबल जिसको बोला जाता है जिज मोहम्मद शाही, ठीक है, टू हेल्प द पीपल टू ऑब्जर्व द एस्ट्रोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ टाइम टेबल्स जिसको बोला जाता है जिज मोहम्मद शाही। तो ये एस्ट्रोनॉमी को ऑब्जर्व करने के लिए लोग इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। साउथ के अंदर केरला में एक पैलेस बनाया गया था फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड मुरल पेंटिंग्स। उस पैलेस का नाम था पद्मनाभपुरम। अगर आपसे ये पूछा जाए
पद्मनाभपुरम पैलेस कहाँ पे है, तो केरला में है। ठीक है, तो ये उस टाइम पे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर एंड मुगल पेंटिंग्स के द्वारा के साथ इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। ये ज़रूर याद रखिएगा, सवाई जयसिंह ने जो है जयपुर पिंक सिटी को फाउंड किया था, एंड इन्होंने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन दी थी। कहाँ कहाँ पर, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा एंड उज्जैन, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला। ठीक है, एंड बड़ा इमामबाड़ा जो कि असफ उद्दौला द्वारा बनाया गया था, कहाँ पे है ये, लखनऊ में। ठीक है, केरला में क्या है, पद्मनाभपुरम पैलेस। ठीक है, और जिन मोहम्मद शाही जो है ये क्या चीज़ है, किसने बनाई थी, तो सेट ऑफ टाइम टेबल्स है, किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, अभी इसी में ही हम अभी बात कर रहे हैं, ये वाले में ही। तो न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वो है, वो सामने आती है, जैसे कि पेंटिंग्स ऑफ द राजपूताना स्कूल्स एंड कांगड़ा स्कूल्स। ठीक है, ये उस टाइम पे काफ़ी अच्छा इनका विटैलिटी एंड न्यू विटैलिटी थी एंड न्यू इन टेस्ट था। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द लिटरेरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी थी 18th सेंचुरी में, जैसे कि ग्रोथ हो रही थी उर्दू लैंग्वेज की। ठीक है, एंड साथ ही साथ में पोइट्री की। ठीक है, ये इस टाइम पे जो पोइट्री थी वो उर्दू भाषा में जो है पोइट्स क्या करते थे, जिनमें नाम जो है वो फेमस आता है मीर का, सौदा, नाज़ीर, मिर्ज़ा गालिब, ये 19th सेंचुरी के थे। और साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो मलयालम लिटरेचर फ्लरिश कर रहा था, जो कि पैट्रोनेज में था किसके, ट्रेवनकोर रूलर्स के। कंचम नेम्बार जो थे वो मलयालम पोइट थे, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो कंचन नम्बायर, ठीक है, तो ये कौन से पोइट थे, तो ये मलयालम पोइट थे, ये आप याद रखेंगे इनका नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो तमिल लैंग्वेज जो था वो एनरिच था बाय द सितार पोइट्री। तो ये भी पूछा जा सकता है सितार पोइट्री कौन सी लैंग्वेज से रिलेटेड थी, तो तमिल लैंग्वेज, ये याद रखेंगे। और यहाँ पे एक जने का नाम आता है तययु मनवर। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे, ये रिलेटेड है सितार पोइट्री से। ठीक है, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ द टेम्पल रूल एंड कास्ट सिस्टम। तो ये इसके अगेंस्ट थे, कास्ट सिस्टम के एंड टेम्पल रूल के, जो टेम्पल रूल होता था एंड कास्ट सिस्टम, उसके ये खिलाफ थे, एंड ये रिलेटेड थे सितार पोइट्री के। उसके बाद हीर रांझा जो कि एक रोमांटिक एपिक माना जाता है पंजाबी लिटरेचर का, किसके द्वारा लिखा गया था, वारिस शाह, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। तो वारिस शाह के द्वारा क्या लिखा गया था, पंजाबी लिटरेचर हीर रांझा। ठीक है, एंड सिंधी लिटरेचर में अगर हम बात करें तो किसका नाम सामने आता है, सिंधी लिटरेचर में आता है सनाहा अब्दुल लतीफ़। इन्होंने कंपोज किया था रिसालू। तो रिसालू आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है रिसालू, ये है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। एक बारी मैं यहाँ पे इस स्लाइड में क्या क्या है वो बता देती हूँ। तो राजपूताना कांगड़ा के जो पेंटिंग थी वो उभर के सामने आने लगी, उर्दू लैंग्वेज में लिखते थे पोएम्स वगैरह। तो सितार पोइट्री किससे रिलेटेड, तमिल लैंग्वेज से। मलयालम लिटरेचर ट्रेवनकोर रूलर्स के अंडर जो है सामने आया ज़्यादा। कंचन नाम्बायर जो था वो मलयालम पोइट थे। ठीक है, वारिस शाह ने लिखा था पंजाबी लिटरेचर हीर रांझा। एंड उसके बाद हमने देखा सिंधी लिटरेचर में सनाहा अब्दुल लतीफ़ ने कंपोज किया था रिसालू। रिसालू क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर जो है स्पेक्ट्रम की बुक का वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।